हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बीकॉम के लिए। तो आज की वीडियो में बात करेंगे रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी में कि कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जो कि रजिस्ट्रेशन के लायबल होते हैं, कौन से ऐसे पर्सन हैं जो कि नहीं लायक होते और कौन से ऐसे पर्सन हैं जिनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। वो 3 केस की आज हम बात करने वाले रजिस्ट्रेशन में। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन नहीं पता करेंगे आज की वीडियो में, हम सिर्फ ये बात करेंगे। ये तीनों सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इस रजिस्ट्रेशन के अंदर। तो सेक्शन नंबर 22 समझेंगे, जिसमें थ्रेशोल्ड लिमिट के बारे में बता रखा है कि अगर आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट इतनी एक्सीड कर जाती है तब आपको रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए। फिर सेक्शन नंबर 23 में बता रखा है कि ऐसे कौन से पर्सन हैं जिनको नहीं है ज़रूरत रजिस्ट्रेशन लेने की। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 22 में थ्रेशोल्ड लिमिट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं सेक्शन नंबर 22 में क्या लिखा हुआ है। पर्सन्स लायबल टू रजिस्टर। ऐसे कौन से पर्सन्स हैं जो कि आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। फिर आपको ऐसी कौन सी थ्रेशोल्ड लिमिट है बेसिकली, वो हम बात करने वाले हैं कि जहाँ पर अगर वो थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड कर जाती है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। तो वही चीज़ लिखी हुई है। तो सबसे पहले इस चार्ट को आपको ढंग से समझना है, और ये चार्ट अगर आपने ढंग से समझ लिया तो आपको कहीं और से पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यही से पढ़ना है। देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है एक्सक्लूसिवली गुड्स एंड एक्सक्लूसिव सर्विस और बोथ आर गुड्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि गुड्स के केस में क्या है लिमिट, एक्सेप्ट नोटिफाइड गुड्स, नोटिफाइड गुड्स को छोड़ के। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सक्लूसिव गुड्स की। बात में हमारे 3 लिमिट है, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख। 10 लाख में क्या क्या रखा है कि अगर आप इन 4 स्टेट से बिलोंग करते हो, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अगर आप इन 4 स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 10 लाख रुपए है। यानी कि अगर आपकी टर्नओवर 10 लाख से ऊपर हो जाएगी तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना होगा। अगर इन 6 स्टेट से बिलोंग करते हो तो क्या है, अगर आप इन 6 स्टेट से बिलोंग करते हो यानी कि अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, मेघालय, सिक्किम, पुडुचेरी, उत्तराखंड, अगर आप इन 6 स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपकी टर्नओवर लिमिट जो है वो 20 लाख कर दी गई है, 20 लाख है। तो आपकी अगर आपकी 20 लाख से ऊपर होती है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। लेकिन अब बाकी जितनी भी स्टेट्स बच गई या जितनी भी यूनियन टेरिटरी बच गई, जितनी भी स्टेट्स है या यूनियन टेरिटरीज है, उनमें 40 लाख लिमिट है। जैसे कि मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो यूपी में अगर मैं रजिस्ट्रेशन लेना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरी जो लिमिट क्या है 40 लाख। अगर मेरी टर्नओवर पूरे सालाना 40 लाख से ऊपर हो जाएगी तो मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर मैं तेलंगाना में हूँ तो मुझे 20 लाख की लिमिट है, अगर मैं मिजोरम का हूँ तो 10 लाख है। इसमें नोटिफाइड गुड्स के नहीं है। नोटिफाइड गुड्स कौन से होते हैं, ये देखो, आइसक्रीम बनाते हो अगर आप, अदर एडिबल आइस, कोई भी आइस के कोई आइटम बनाते हो, पान मसाला बनाते हो, टोबैको बनाते हो या उसके सब्स्टिट्यूट बनाते हो, मैन्युफैक्चर के लिए कहा गया है ये जो बनाते हैं, वो अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, जो आप इसको बनाते हो आप, तो आपके लिए जो लिमिट है वो 20 लाख है। यानी कि आपको 20 लाख की टर्नओवर अगर आपकी हो चुकी है, उसके ऊपर हो गई है, तब आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब नोटिफाइड गुड्स में 20 लाख के ऊपर की है रजिस्ट्रेशन की आपको लिमिट, और उसके बाद 10 लाख में 4 स्टेट्स में है, 20 लाख में 6 स्टेट्स में, 40 लाख इन अदर स्टेट्स में है। अब हम बात करते हैं एक्सक्लूसिव सर्विसेज के बारे में। अगर आप खाली सर्विसेज बेचते हो या सप्लाई करते हो, गुड्स और सर्विस दोनों, या तो आप सर्विस सप्लाई करते हो या गुड्स और सर्विस दोनों करते हो, उस केस में क्या है, वही चीज़ है। सबसे पहले 10 लाख, 4 स्टेट्स वही वाली, इसमें भी वही चीज़ है कि अगर 10 लाख की लिमिट क्या है, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, वही देखो सेम टू सेम है। इसको हम एक ही पॉइंट में लिख सकते थे, लेकिन हमने थोड़ा अलग लिखा ताकि आपको अच्छे समझ में आए कि 10 लाख की लिमिट यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है। लेकिन इसमें क्या फ़ायदा है कि इसमें तीसरी कोई लिमिट नहीं है। इसमें क्या था कि 20 लाख की एक और लिमिट थी, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें सीधा अगर आप इस स्टेट से बिलोंग करते हो तो 10 लाख है, वरना सभी स्टेट यूनियन टेरिटरी में 20 लाख है। 20 लाख की लिमिट का है, बाकी स्टेट जितनी भी यूनियन टेरिटरी है बाकी सब में 20 लाख की है। तो इसका मतलब अगर आप सर्विस बेचते हो, सपोज करते हैं मैं कोई सर्विस बेचता हूँ, यानी कि सपोज करते मैं ट्यूशन क्लासेस सर्विस ये की, तो अगर मुझे उसकी टर्नओवर 20 लाख से ऊपर होगी, अगर मैं बाकी इन स्टेट से बिलोंग नहीं करता हूँ, तो फिर मुझे 20 लाख से ऊपर होगी तभी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है। गुड्स और सर्विस दोनों सप्लाई करता हूँ तब भी 20 लाख है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टर्नओवर की, जो हम बार बार टर्नओवर की बात कर रहे हैं। टर्नओवर कौन सा टर्नओवर,
पूरे सालाना टर्नओवर, ये तो बात समझ में आ रही है। और एग्रीगेट टर्नओवर, ये बात करते हैं हम एग्रीगेट टर्नओवर की, टोटल टर्नओवर। और ये टोटल टर्नओवर देखा जाता है ऑल इंडिया बेसिस पे, सारे पूरे इंडिया में आपकी जितनी सेल्स हुई है उसके हिसाब से देखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं यूपी में रजिस्ट्रेशन लेना चाहता हूँ तो यूपी में कितनी सेल करी है मैं वही देखूंगा, नहीं कि यूपी में सेल अगर 40 लाख से ऊपर है तभी लूँगा, नहीं, पूरे टोटल देखी जाती है अभी टर्नओवर। तो टोटल टर्नओवर देखी जाएगी और इसमें सारी की सप्लाई आएगी, चाहे आपने टैक्सेबल सप्लाई करी है, चाहे आपने एग्जम्प्ट करी है, चाहे आपने एक्सपोर्ट किया है, चाहे आपने इंटर स्टेट सप्लाई करी है, हैविंग द सेम पैन। मतलब कभी कभार क्या होता है कि आप एक ही जीएसटी नंबर बहुत सारे स्टेट में ले सकते हो अपने सेम पैन से, क्योंकि जीएसटी नंबर पैन बेस होता है। तो अगर सपोज करते हैं कि मेरा बिजनेस यूपी में भी है, महाराष्ट्र में भी है, तेलंगाना में भी है, तो मुझे हर एक स्टेट का अलग अलग जीएसटी नंबर लेना होता है। हर स्टेट में आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। तो अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो अपने ही बिजनेस को सेम पैन नंबर से, तो उसकी भी टर्नओवर यहाँ पर जोड़नी है। तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए गवर्नमेंट जानबूझ के एग्रीगेट टर्नओवर में सब कुछ इंक्लूड कर रही है, ताकि आप जल्दी से जल्दी टर्नओवर एक्सीड हो। जल्दी से जल्दी आप टर्नओवर एक्सीड होगी तो तभी तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लोगे आप। अगर यहाँ पर भी गवर्नमेंट बहुत सारी राहत दे देगी एग्रीगेट टर्नओवर निकालने में, तो फिर तो टर्नओवर एक्सीड ही नहीं कर पाएगी, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कोई लेगा ही नहीं फिर तो बहुत। तो इसलिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन ताकि जल्दी से जल्दी ले लो। इसमें एक्सक्लूड क्या है? एक्सक्लूड है आपकी कोई भी आप परचेज कर रहे हो, ठीक है, कोई भी आप परचेज कर रहे हो वो एक्सक्लूड है। और साथ ही साथ अगर आपने कोई टैक्स टुक्स इंक्लूड नहीं करने, CGST, SGST, UTGST, IGST कुछ नहीं इंक्लूड करना, इसमें टैक्स नहीं इंक्लूड करने इसके अंदर, ठीक है। टैक्स को छोड़ के और जो भी आपने परचेज करी है ना, आपने कोई परचेज थोड़ी इंक्लूड करनी है, इसमें तो टर्नओवर है, सारे सेल्स इंक्लूड करनी है। तो ये आपको बात समझ में आ रही है यहाँ तक? तो इसका मतलब हमने ये तो समझा, अगर आप खाली गुड्स बेचते हो एक्सेप्ट नोटिफाइड गुड्स, तो उसमें 3 लिमिट है, 10, 20, 40। 10 ये 4, 20 ये 6 स्टेट के लिए, 40 बाकी के लिए। नोटिफाइड गुड्स के लिए 20 लाख है। और अगर आप सर्विस बेचते हो, ये दोनों गुड्स और सर्विस दोनों बेचते हो, तो आपकी 10 और 20 है, 10 लाख वही सेम, 20 लाख बाकी अलग स्टेट के लिए, ठीक है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं, धीरे धीरे और समझने की कोशिश करते हैं इसको। बात करते हैं सेक्शन नंबर 22 की हमने बात करी है, वो लेकिन सब सेक्शन 1 में बता रखा था। तो सेक्शन नंबर 22 सब्सेक्शन 2 में क्या बता रखा है? पर्सन्स रजिस्टर्ड इन अर्लियर लॉज। अगर कोई पर्सन पिछले कोई लॉज में जीएसटी के वो पहले से रजिस्टर्ड है, या फिर उसने एक ऐसा लाइसेंस दे रखा है कि मैं इसके अंदर काम कर सकता हूँ, इस लॉ के ये मैं सप्लाई कर सकता हूँ, तो उसको रजिस्ट्रेशन उसकी मान ली जाएगी फिर अपने आप। उसको ये नहीं है कि फिर दोबारा से रजिस्ट्रेशन लेनी है, ठीक है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन मान ली जाएगी। सेक्शन नंबर 22 सेक्शन 3 में क्या बता रखा है? ट्रांसफरी और सक्सेसर ऑफ बिजनेस इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। देखो भाई, अगर कोई जैसे कि आप बिजनेस किसी को ट्रांसफ़र कर देते हो, या बिजनेस किसी को आपने बेच दिया, ए ने अपना बिजनेस बी को बेच दिया, तो फिर अगर ए रजिस्टर्ड था, ठीक है, अगर ए पहले से ही रजिस्टर्ड था, तो फिर बी को रजिस्ट्रेशन देने की ज़रूरत नहीं है अलग से। बी रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली बन जाएगा, क्योंकि ये इसने इसका बिजनेस खरीदा है और ये पहले से रजिस्टर्ड था, तो ये ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेशन मान लिया जाएगा। वही कह रहा है ये। सक्सेसर भी हो सकता है, कोई हो सकता है कि आपने किसी को दे दिया बिजनेस, किसी को भी दिया है आपने, चाहे अपने सक्सेसर कुछ भी हो सकता है, वो अपने भाई बहन या किसी को भी ट्रांसफ़र कर दिया है, तो मेरे भाई वो ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड हो जाएगा उसका बिजनेस। इन केस ऑफ अमालगामेशन मर्जर ऑफ कंपनी, इसका मतलब वही है कि अगर कोई कंपनी अमालगामेशन हो सकती है, दोनों ने मिल गई और आपस में कोई नई कंपनी फॉर्म कर दी, ठीक है, सपोज करते हैं ए और बी ने मिल गए, अमालगामेट होगी, ख़त्म हो गए, सी कंपनी फॉर्म कर देती है। दोनों कंपनी बंद हुई, ए और बी कहते हैं चलो अमालगामेट हो जाते हैं, और सी कंपनी फॉर्म कर देते हैं। तो अगर ए और बी रजिस्टर्ड थी पहले से ही, तो सी कंपनी को रजिस्ट्रेशन देने की जरूरत नहीं दोबारा से, वो रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जब तक वो रजिस्ट्रार अगर रजिस्ट्रार ने इसको अप्रूव कर दिया, जैसे कि रजिस्ट्रार को भेजना पड़ता है ना रजिस्ट्रार को कंपनी को, तो अगर इसने रजिस्ट्रार को कंपनी अप्रूव कर देती है, सी कंपनी बन गई है, तो ऑटोमेटिकली फिर सी कंपनी को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 23 की, पर्सन्स नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। ऐसे कौन से पर्सन हैं जो कि लाइबल नहीं है, उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। पहला पर्सन जो कि
इंगेज है सप्लाइंग दैट आर नॉट लाइबल टू टैक्स। ऐसे ही गुड्स और सर्विस बेच रहा है जो कि टैक्स के लाइबल ही नहीं है, तो जब टैक्स के लाइबल ही नहीं है तो रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत क्या है फिर आपको? टैक्स तो लगा लेनी आपने फिर। या होली एग्जाम्प्ट है टैक्स से, आप गुड्स ऐसे बेच रहे हो जो कि होली एग्जाम्प्ट है, मना कर रखा है, अब उसमें फिर उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत क्या है? क्योंकि आपको टैक्स ही नहीं चार्ज करना सामने वाले से, क्योंकि होली एग्जाम्प्ट है तो रजिस्ट्रेशन लेने की करोगे क्या? उसके बाद एन एग्रीकल्चरिस्ट टू द एक्सटेंड ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड। अगर आप खेती बाड़ी करके कोई गुड्स बनाते हो और उसको बेचते हो तो उस टू द एक्सटेंट जो आपने वो कल्टीवेशन ऑफ लैंड से प्रोड्यूस करके कुछ बेचा है, सप्लाई करी है, उसका आपको टैक्स नहीं देना, ठीक है? उसका आपको टैक्स नहीं देना। तो अगर आप खाली कल्टीवेशन ऑफ लैंड करके, आपका काम है कल्टीवेशन लैंड करके बेचना, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। उसका आपको चाहे 1 करोड़ की सेल करो चाहे 2 करोड़ की करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका काम दूसरा भी है तो तभी लिखता हुआ टू द एक्सटेंट। अगर आपका कल्टीवेशन लैंड है तो वहाँ की रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई दूसरा काम भी है तो वहाँ लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट फिर बाकी कोई भी स्पेसिफाई कर सकती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, नोटिफिकेशन के थ्रू स्पेसिफाई कर सकती है। और भी ऐसे कोई पर्सन, अभी इसके लिए यहाँ पर इतना ही है, ऐसे और भी पर्सन स्पेसिफाई कर सकती है गवर्नमेंट इस सेक्शन के अंदर, लेकिन अभी के लिए इतना ही है। सो यहाँ भी होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। कोई और एक पैसा पर्सन है जिसने पहले से ही रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो उसको दोबारा रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं। फिर अगर कोई बिजनेस ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो पहले से रजिस्टर्ड है तो दूसरा बिजनेस भी ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र, वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगी उसकी, उसको कोई टर्नओवर लिमिट नहीं देखी जाएगी वहाँ पर। फिर कहने का मतलब ये है, अब मालगामेशन और मर्जर में भी यही है, कोई नई कंपनी फॉर्म हुई तो वहाँ पर फिर टर्नओवर लिमिट नहीं देखी जाएगी। अगर वो पहले से ही उसके 2 बिजनेस पहले से रजिस्टर्ड थे तो फिर टर्नओवर लिमिट क्या करें देख के, वो पहले से रजिस्टर्ड थे, बस नई कंपनी फॉर्म होगी ना। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 24 की, जिसमें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के बारे में बता रखा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए उसकी बात करते हैं। ये अब बात करते हैं हमारा अगला टॉपिक जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट मेन है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टेन केसेस। सेक्शन नंबर 24 में हमें बता रखा है कि हमें रजिस्ट्रेशन ऐसे कौन कौन से केसेस है जहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, भले ही आपने उसमें थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड करी है या नहीं करी है। थ्रेशोल्ड लिमिट वहाँ पर देखी नहीं जाएगी, उसमें आपको सीधा रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अगर आप इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो। तो क्या क्या है सेक्शन नंबर 24, मैंने यहाँ पर सब कुछ लिख दिया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो मैंने आपको ये सब कुछ लिखा है यहाँ पर, इसके अलावा कुछ नहीं है सेक्शन नंबर 24। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई एक्सेप्ट हैंडीक्राफ्ट गुड्स। अच्छा, अगर कोई बंदा इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है, यानी कि एक स्टेट के बाहर माल बेच रहा है, तो भाई उसको सेक्शन नंबर 24 में डाला गया, 22 में नहीं। 22 में जो हमने बात करी थी गुड्स की, जो भी गुड्स सप्लाई करते हैं एक्सक्लूसिवली गुड्स हमने बात करी थी ना, वो सारी इंट्रा स्टेट की थी। ये मैंने आपको तभी नहीं इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये पॉइंट मैं बताना चाहता था आपको। मैं इंट्रा स्टेट सप्लाई पे आपको सेक्शन नंबर 22 में लाया गया है। एक स्टेट के अगर आप अंदर माल बेच रहे हो तब आप यहाँ पर उसमें सेक्शन नंबर 22 में बिलोंग करोगे, तब आपकी टर्नओवर लिमिट देखी जाएगी। लेकिन अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे थे तो भाई फिर आप उसमें नहीं आओगे, उसमें आपकी टर्नओवर देखी जाएगी। फिर तो आप इसका मतलब बिजनेस बड़े लेवल पे कर रहे हो, और जब बड़े लेवल पे कर रहे हो गवर्नमेंट कह रही है आ जाओ रजिस्ट्रेशन सबसे पहले लो आप मेरा, तो रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आपको फिर टर्नओवर देखी जाएगी जब आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो। एक्सेप्ट, लेकिन यहाँ पर भी कुछ है एक्सेप्शन, हैंडीक्राफ्ट गुड्स। अगर आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स बेच रहे हो, हैंडीक्राफ्ट, ठीक है, कोई हैंडीक्राफ्ट गुड्स है हमारे, जैसे कि होते हैं ना कि जो लोकली आपके बनाते हैं गुड्स, ये जो कि कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, वो वाले गुड्स है अगर, तो उस केस में तो आप सेक्शन नंबर 22 में आ जाओगे, अगर वो चाहे आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो। लेकिन अगर वो गुड्स नहीं है हैंडीक्राफ्ट को छोड़ के बाकी जितने भी बचे, उस केस में इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स है, ये भी ध्यान रखना, सर्विस की केस में नहीं है, ये भी आपको ध्यान से समझना है। इसका मतलब इंटर स्टेट सप्लाई अगर सर्विस की कर रहे हो तो सेक्शन नंबर 22 में आप आ जाओगे, वहाँ टर्नओवर देखी जाएगी। लेकिन अगर गुड्स की सप्लाई कर रहे हो तो नहीं आ पाओगे, गुड्स के केस में आएंगे। चलिए यहाँ तक बात समझ मारी सर हमें। अगला समझते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। सर ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या है भाई? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होता है कि सपोज करते हैं कि मैं दिल्ली गया हूँ और मुझे कुछ महीनों के लिए मैं वहाँ रह रहा हूँ, और वहाँ पर मेरी कोई बिज़नेस यूनिट नहीं है, पर फिर भी मैंने क्या करा, मैंने काम शुरू कर दिया। मैंने इधर से एक माल लाया होलसेलर से, आगे रिटेलर को बेच दिया।
होलसेलर से ला रहा हूँ, रिटेलर को बेच रहा हूँ, यानी कि मैंने वहाँ पर अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया और मेरा वहाँ पर कोई फिक्स कोई ऐसा ऑफिस नहीं है, मेरा कुछ भी यूनिट नहीं है, तो उसे बोला जाएगा फिर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। उस केस में गवर्नमेंट कह रही है कि भाई आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लो, पर मैं कहूँगा मैंने तो भाई वहाँ पर मेरा काम ही नहीं कर रहा हूँ वहाँ तो, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि हमें मतलब नहीं है, आपके लिए हमने एक सेक्शन बना रखा है, उसमें लिखा हुआ है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, यानी कि आप जितने टाइम के लिए यहाँ पर काम करोगे उतने टाइम के लिए रजिस्ट्रेशन ले लो जाए, लेकिन लेना पड़ेगा। अगर सप्लाई कर रहे हो तो लेना पड़ेगा, और उस केस में आपकी टर्नओवर भी देखी जाएगी, कंपलसरी हो जाएगा आपके लिए रजिस्ट्रेशन। अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, कुछ टाइम के लिए आगे यहाँ पर सप्लाई कर रहे हो माल का, तो भाई रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और वो रजिस्ट्रेशन उस वैलिड होगा जब तक आप सप्लाई कर रहे हो। ठीक है, चलो यहाँ तो बात समझ में आ रही है। पर्सन्स हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, भाई अगर आप रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्स पे करना चाह रहे हो, जैसे रिवर्स चार्ज बेसिस पे क्या होता है, सपोज करते हैं कि भाई आप एक ऐसा पर्सन हो, आप ऐसा गुड सप्लाई कर रहे हो जो कि गुड रिवर्स चार्ज बेसिस, सपोज करते हैं ये बंदा अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, ए ने बी को सामान बेचा और ये बंदा अनरजिस्टर्ड है बी, तो ऐसे में बी तो रजिस्ट्रेशन लेने गए नहीं, क्योंकि उसके हो सकता है टर्नओवर एक्सीड ना करी हो, कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये अनरजिस्टर्ड है। तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज बेसिस लग जाएगा, और रिवर्स चार्ज बेसिस में क्या होगा, जो बायर है उसको टैक्स देना पड़ता है रिवर्स चार्ज बेसिस पे, यानी कि जो सप्लाई कर रहा है किसी को माल उसको टैक्स नहीं देना पड़ता। मैं अगर सप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे टैक्स नहीं देना पड़ता। रिवर्स चार्ज में क्या होगा, जो खरीद रहा है उसको टैक्स देना पड़ेगा, और उसको टैक्स देना पड़ेगा तो उस समय उसकी टर्नओवर कैसे देखेगी, वो तो कंपलसरी हो गया ना रजिस्ट्रेशन, तो इसलिए यहाँ पर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अगर आप रिवर्स चार्ज बेसिस पे हो तो आपकी टर्नओवर नहीं देखी जाती, बिकॉज टर्नओवर थोड़ी देखी जाएगी, आप तो परचेज कर रहे हो, ना, परचेज में नहीं देखा जाएगा कितनी कर रहे हो, आपके सीधा कंपलसरी हो जाएगा, लेनी पड़ेगी। पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5, ओ माई गॉड, सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 क्या है सर? ये बेसिकली आपके ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए, सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 किसके लिए है? ई कॉमर्स ऑपरेटर। सर ये ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या होता है, पहले ये तो बता दो। ई कॉमर्स ऑपरेटर होता है, जैसे आपने नाम सुना होगा ओयो, अमेज़ोन को तो सबने नाम सुना है ना। अमेज़ोन क्या है? ई कॉमर्स ऑपरेटर। बेसिकली वो क्या काम करता है ई कॉमर्स ऑपरेटर? वो बीच का काम करता है, कस्टमर और सप्लायर के बीच का काम करता है। सप्लायर से लेता है, सप्लायर जैसे कि अमेज़ोन क्या करते हैं, अमेज़ोन सप्लायर वहाँ पर सारे रजिस्टर्ड है, वो कस्टमर से डायरेक्टली डील करते हैं। कस्टमर अमेज़ोन पे ऑर्डर प्लेस करेगा, अमेज़ोन सप्लायर को कहेगा, सप्लायर एक्चुअल में डायरेक्टली फिर कंज्यूमर को बेचेगा। तो ऐसे में अमेज़ोन क्या है, बीच में ई कॉमर्स ऑपरेटर बन गया है। तो ई कॉमर्स अगर आप ऑपरेटर है, ठीक है, पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 सब 5, अगर वो ई कॉमर्स ऑपरेटर है तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन तुरंत ले लेना है, उसके लिए कोई टर्नओवर लिमिट नहीं देखी जाने वाली। अमेज़ोन हो गया ओयो में क्या है, ओयो के पास एक भी होटल खुद का नहीं है, वो सारे होटल उसके कैसे है, टाई अप करता है। वो जितने भी होटल्स हैं उनके साथ ओयो के टाई अप है। ओयो अपनी वहाँ पर ब्रांडिंग करता है, अपनी सर्विस देता है। ओयो खरीदता नहीं है होटल, तो ओयो क्या करता है, ओयो एक ई कॉमर्स ऑपरेटर बन जाता है। कस्टमर ओयो पे जाता है, होटल बुक करता है, वो रिक्वेस्ट आती है उस पर होटल वाले पे, और फिर ओयो वहाँ पर पैसे लेता है कस्टमर से और फिर उसको बाद में देता है। तो ये सिस्टम चलता है, बीच में ओयो कमीशन खाता है, अमेज़ोन में कमीशन खाता है। तो बेसिकली ओयो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर है, तो उसको भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है। एक और बात, अगर ओयो के केस में बात करें, होटल वाला अगर रजिस्टर्ड है, अगर पर्सन होटल वाला रजिस्टर्ड है, ये खाली होटल की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, बहुत डिटेल में बात है वो, लेकिन मैं को बता रहा हूँ कि अगर बंदा होटल वाला रजिस्टर्ड है और ओयो वहाँ पर टाई अप कर रहा है उससे, तो फिर ओयो को वहाँ पर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर होटल पहले से ही रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर, होटल वाला पर्सन अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है पहले से ही, तो फिर ऐसे केस में जो ओयो हो गया, यानी कि जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है होटल वाला ओयो, उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये खाली होटल की केस में बात है, अमेज़ोन की केस में बात नहीं है, होटल की केस में बात है।
होटल अगर रजिस्टर्ड है पहले से ही, ई कॉमर्स ऑपरेटर को फिर यानी कि ओयो को लेने की जरूरत नहीं है फिर रजिस्ट्रेशन। और हो सकते हैं एकोमोडेशन सर्विस वाले ई कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं, जैसे कि अर्बन कंपनी है, वो प्लम्बिंग सर्विसेज, ठीक है, घर आके जो भी आपको सर्विस देती है, घर आके आपकी कुछ जो भी आपके कुछ सर्विस देने वाली होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक की सर्विस है या प्लम्बिंग की सर्विस है, छोटी मोटी जो भी सर्विस है आपकी, वो भी इस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर है। तो यहाँ पर बात होगी ई कॉमर्स ऑपरेटर की। साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, ई कॉमर्स ऑपरेटर तो आएगा ही आएगा, लेकिन जो बंदा ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहा है वो भी रजिस्टर्ड उसका ज़रूरी है होना। अगर वो नहीं होगा तो भाई वो भी सप्लाई नहीं कर पाएगा। यानी कि आप कुछ भी, कहने का मतलब आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर कोई भी बंदा ई कॉमर्स में सप्लाई कर रहा है, ठीक है, जब ई कॉमर्स का काम कर रहा है, मतलब ऑनलाइन सप्लाई कर रहा है या ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कर रहा है, तो भाई उसको रजिस्ट्रेशन लेना है। टर्नओवर उसकी एक्सीड करती नहीं करती हमें मतलब नहीं है। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को भी रजिस्ट्रेशन लेना है, कंपलसरी है, और साथ में जो उसके बंदे हैं जो उसके थ्रू सप्लाई कर रहे हैं उसको भी लेना जरूरी होता है। ये भी आपको ध्यान से बात समझनी है, ठीक है। और होटल केस में आपको बता दिया कि होटल अगर रजिस्टर्ड है तो फिर ओयो को लेने की जरूरत नहीं है। पर्सन हु मेक्स टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और बोथ ऑन बिहाफ ऑफ अदर एज एन एजेंट, यानी कि अगर आप एक एजेंट हो और किसी प्रिंसिपल के बिहाफ पे कोई चीज़ गुड्स और सर्विस सप्लाई कर रहे हो, तो ऐसे केस में एजेंट को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब एजेंट कहेगा कि भाई मैं तो भाई किसी और के गुड्स सप्लाई कर रहा हूँ, इसमें मेरा क्या काम है? उसको जो सप्लाई कर रहा है उसको रजिस्टर्ड होना चाहिए ना, मेरा क्या काम है इसमें? गवर्नमेंट कहेगी ना 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 ना, गवर्नमेंट कहेगी भाई देखो ऐसा काम है, आप अगर अपने गुड्स बेच रहे हो तो ठीक है, वो तो रजिस्टर्ड आपको लेना ही लेना है। अगर आप अगर एजेंट बन के काम कर रहे हो तो भी आपको, बात समझ में आ गई कि अगर कोई बंदा एजेंट की तरह काम कर रहा है, किसी के बिहाफ पे गुड्स और सर्विस सप्लाई कर रहा है, तो मेरे भाई उसको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है, ठीक है। अब भले ही चाहे कुछ भी हो जाए, वो जितने मर्जी टर्नओवर उसकी जितनी मर्जी हो। फिर है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, वेदर और नॉट सेपरेटली रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। वो कह रहा है कि अगर कोई इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, चाहे वो सेपरेटली रजिस्टर्ड है या नहीं है, होता है ना कभी कभार कि आपके बिजनेस, मैंने आपको बताया था कि बिजनेस कभी कभार हम एक से ज़्यादा स्टेट में कर सकते हैं, ऐसे इसमें बात कर रहा है, चाहे उसके है अलग अलग स्टेट्स में या नहीं है, उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी। अब बात सवाल उठता है कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होता कौन है? तो भाई इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जैसे कि एक टाटा पावर एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी है जो इलेक्ट्रिसिटी बनाती है, ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है। ये बेसिकली इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, जहाँ पर उसकी अलग अलग ब्रांचेस होती है, उसकी अलग अलग स्टेट्स में, और वो क्या करता है कि वो एक मेन ब्रांच की तरह हेड होता है पूरा का पूरा, वो जो कि अपनी पूरी सर्विसेज उस ब्रांचेस के थ्रू सेल करता है। तो अगर जैसे कि टाटा पावर है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, तो उसकी अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की अलग अलग प्लांट लगे होंगे, उसकी अलग अलग ब्रांचेस हैं पूरे देश में, तो वहाँ पर इसको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है और ये ज़रूरी है इसको, क्योंकि ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, ये अलग अलग सर्विस अपनी डिस्ट्रीब्यूट करता है, अपनी अलग अलग ब्रांचेस को देता है, तो अलग अलग ब्रांचेस को देगा। और इसका एक और काम होता है, ये सारे के सारे जो इनको जैसे आईटीसी मिलेगा, इसको मिलेगा, फिर आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपनी ब्रांचेस में, ठीक है। जैसे आपको ये भी पता है ना कि हर ब्रांचेस का इसको अलग जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, अलग अलग स्टेट में जहाँ पर वो काम कर रहा है उसका अलग जीएसटी नंबर लेना पड़ता है, तो इसको आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करता है अलग अलग स्टेट में। तो ऐसे में बड़े लेवल पे ऑपरेट कर रहा है, जब भी कोई काम बड़े लेवल पे ऑपरेट करता है आदमी, तो भाई उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाता है। इतना सिंपल सा पॉइंट है, सभी पॉइंट सारे के सारे वही निकले गए, इंटरस्टेट सप्लाई वही है, ठीक है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन तो भाई हमने कह दिया कि आप अलग ही पर्सन हो, चाहे सप्लाई कर रहे हो, हम कहीं ना सेक्शन में फिट ही नहीं हो रहे, उसको भी लेना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं अगला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एवरी पर्सन हु सप्लाई अदर देन सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5, ये जो आपने बात करी थी, थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 52। क्या है ये? सिंपल है बहुत, कि अगर मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो कि किसी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बेच रहा हूँ सामान, तो मेरे को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। मेरे को टर्नओवर टू नहीं देखी जाएगी फिर मुझे, लेकिन वो कौन सा ई कॉमर्स ऑपरेटर होना चाहिए, जो मैंने ऊपर बात करी थी उसके अलावा, उसमें बेसिकली अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसे वो नहीं आते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर। सेक्शन 9 सेक्शन 5 में क्या आते हैं? एकोमोडेशन सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ओयो,
और हाउस कीपिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि अर्बन कंपनी या ओला उबर जो कि रोड वाले ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करते हैं, वो वाले आते हैं। ये वाले नहीं थे। अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट की बात कर रहे हैं। जो अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट है, अगर आप उसके थ्रू बेच रहे हो तो आप कहने का मतलब बस सिंपल सा यही है कि आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, ख़त्म बात। और ये टैक्स कलेक्टेड सोर्स क्या है कि 52 अंदर सेक्शन 52 में बता रखा है कि ये जो अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट वाले होते हैं इनको टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स करना पड़ता है सप्लायर के थ्रू, कि सप्लायर को जैसे कि इसको अमेज़ॉन से सब प्रोडक्ट बिका, अमेज़ॉन पे 1000 रुपये आए तो 1000 रुपये का टैक्स कलेक्टेड सोर्स 1% काटेगा, गवर्नमेंट कह रही है 1% काटेगा, सप्लायर को देगा। ठीक है, आई एम सॉरी। आगे बढ़ते हैं। कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर हो उसको भी लेना पड़ेगा, ये तो मैंने बात कर ही दी है बार बार। एवरी पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेस फ्रॉम प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ पर्सन इन इंडिया अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन। क्या है ये मतलब? सिंपल सा मतलब है, देखो, ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेस, इसको रिट्रीवल इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, साथ में लिखते हो। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आप कभी कभार ऑनलाइन कोर्स खरीदते हो ना, हाँ या ना, कभी कभार बाहर का ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं, या फिर कोई ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं, या कोई मूवी डाउनलोड कर लेते हैं, या कोई गाना डाउनलोड कर लेते हैं, या कोई फलाना डाउनलोड कर लेते हैं, है ना। तो ये जो बंदे है, अगर वो पर्सन जो है वो बाहर का है, आउटसाइड इंडिया का है, रजिस्टर्ड एंटिटी बाहर की है कोई, एवरी पर्सन सप्लाइंग फ्रॉम प्लेस आउटसाइड इंडिया, तो मेरे भाई उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट कह रही है कि हम उसको पकड़ेंगे और कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उससे। मानते हैं कि वो बाहर का बंदा है, लेकिन हमें उससे बदल नहीं है, लेकिन वो इंडिया में सप्लाई कर रहा है अगर, और ऐसे बंदे को जो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, जैसे कि हमें सप्लाई कर रहा है, मैं तो रजिस्टर्ड हूँ नहीं, तो वो सप्लाई कर रहा है, तो गवर्नमेंट कह रही है कि उसको रजिस्ट्रेशन लेना कंपल्सरी हो जाएगा। बाहर का बंदा है, हम उसको, बाहर के बंदे को पकड़ेंगे और रजिस्ट्रेशन उसका कंपल्सरी है, उसको ढूंढेंगे और उसको पकड़ेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसमें एक और चीज़ बता देता हूँ जो कि यहाँ पर नहीं लिखी हुई है, वो है कि अगर कोई बंदा, मैं बंदा हूँ, यहाँ पर रजिस्टर्ड पर्सन लिखा हुआ ना, अगर कोई रजिस्टर्ड बंदे को, पर्सन को सप्लाई कर रहा है ये, जैसे कि मैं कोई रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, मैं कोई ऑनलाइन कोर्स भी परचेज़ कर लिया मैंने बाहर ऑनलाइन USA का, तो उसको तो रजिस्टर्ड पर्सन कंपल्सरी है ही, जो बाहर का बंदा है उसको तो कंपल्सरी करवाना ही पड़ेगा। साथ में मेरे को भी टैक्स, गवर्नमेंट टैक्स किसे लेगी, देखो उससे कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन उसका होगा, गवर्नमेंट क्या करेगी, रिवर्स चार्ज लगा देगी। उस केस में मेरे से टैक्स लेगी, रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स लेगी, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, रजिस्टर्ड पर्सन से उस समय टैक्स लेगी फिर। ठीक है, यानी कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, मैं हूँ, रजिस्टर्ड हूँ, और मैं ऑनलाइन कोर्स खरीदता हूँ, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट क्या करेगी, रिवर्स चार्ज लगा देगी, खरीदने वाले पे, मेरे पे ऊपर लगा देगी टैक्स, तो मुझे टैक्स जमा कराना पड़ेगा गवर्नमेंट को। लेकिन अगर रजिस्टर्ड नहीं हो तो गवर्नमेंट फिर इन बंदों से लेगी। सिंपल है ना, खत्म बात। आगे लिखा हुआ सच पर्सन एज नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट, कुछ बाकी जो भी पर्सन हो सकते हैं जो नोटिफाई करे, यहाँ पर इतना ही पॉइंट है। आई होप आपको अच्छे समझ में आएगा। ये वीडियो के अलावा मुझे लगता कोई ऐसी तगड़ी वीडियो आपको मिलेगी जो कि आपको सारा का सारा पॉइंट्स एक झटके में क्लियर कर देगी। इसमें वैसे बहुत डिटेल में जा सकते थे हम, लेकिन मैंने तब भी आपको डिटेल में बताने की कोशिश करी है, लेकिन वो शॉर्ट में। आई होप आपको बहुत तगड़ी वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा। और आज की वीडियो को समझ में आया तो फिर लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फैला भी दो, और मिलते हैं तब तक वीडियो में। तब तक बाय बाय, थैंक यू।